Brought to you by Sensodyne K and I10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। यहां एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक ही नतीजे देखने को मिले। लगभग कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और माकपा के गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन आप इस टोटल टैली से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि सत्य यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस बुरी तरह हारी है ज़्यादातर सीटों पर। अभी जब हम टैली का ब्रेकअप बताएंगे तब आपको समझ में आएगी बात। भारतीय जनता पार्टी उसे 29 सीटें मिली हैं। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी 3 सीटों पर सिमट गई है। इसके अलावा 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। सरप्राइजिंग है, आम आदमी पार्टी का डेब्यू, वो 1 सीटों पर जीती है। डोडा से आपके महराज मलिक ने 4538 वोटों से जीत दर्ज की। केजरीवाल ने फौरन कह भी दिया 5वें राज्य में विधायक बनने पर अपनी पार्टी की बधाई। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद एक चुनी हुई सरकार बनने वाली है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और अब नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, लोगों ने साबित कर दिया कि वे 5 अगस्त 2019 के फैसले को मंजूर नहीं करेंगे। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज भी होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। उमर अब्दुल्ला पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जनवरी 2009 से जनवरी 2015 तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बारामूला की सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए थे। उमर अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनके दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के कई दफ़ा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, बडगाम और गांदरबल, और दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। गांदरबल अब्दुल्ला परिवार का परंपरागत गढ़ माना जाता है। इस सीट से उनके दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला भी विधायक रह चुके हैं। 1977 से लेकर अब तक विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बार इस सीट पर हारी है। परंपरागत गढ़ की बात कर रहे हैं तो अब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के परिवार और उनके गढ़ बिजबेहरा की तरफ चलते हैं, जहां से उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपने पॉलिटिकल डेब्यू में नाकाम साबित हुई। श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट, इल्तिजा पहली बार यहां से चुनाव लड़ रही थी। ये अनंतनाग का इलाका है। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद का गढ़ माना जाता है। और ये सीट कब से गढ़ है मुफ्ती परिवार का? तब से जब अनंतनाग की राजनीति कर रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और तब भी जब वो कांग्रेस से खफा होकर कांग्रेस एनसी के गठजोड़ के चलते जनता दल में चले गए थे, और तब भी जब उन्होंने वापसी की, और तब भी जब उन्होंने पीडीपी बनाई। लेकिन इल्तिजा इस पूरे जोड़ को लोगों को याद नहीं दिला पाई। हालांकि उन्होंने बाद में कहा हार के कि बिजबेहरा के लोगों से जो प्यार मिला वो हमेशा साथ रहेगा। एक और दिग्गज हैं जम्मू कश्मीर में जिनकी हार हुई है, वो हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार चौधरी ने उन्हें 7819 वोटों से हराया है। बीजेपी लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि राजौरी जिले की इस सीट पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और 2014 के चुनाव में रैना यहाँ से जीते थे। ही वॉज द फेस ऑफ बीजेपी इन जम्मू रीजन, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पर इस सारी परफॉर्मेंस और विश्लेषण से पहले सुनते हैं नेताओं के बयान। हमारे लिए अब जरूरी ये बन जाता है कि मरकज के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक रास्ता कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो
इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं। अब 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है। इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आप नरेंद्र मोदी जी को जनता के ऊपर कॉन्फिडेंस है और जनता को भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस है। और ये इस चुनाव में हरियाणा में भी कांग्रेस मुक्त कर दिया है, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर हो गया। हरियाणा के क्रम में तो हमने आपसे विस्तार से राजनीति बतियाई, लेकिन जम्मू कश्मीर के क्रम में चुनाव होने के महत्व पर बात करना ज्यादा जरूरी है। ये चुनाव क्यों खास है, इसके लिए आपको एक रिकैप करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुनरावृत्ति। 6 साल पहले सरकार थी जो समय पूर्व गिर गई क्योंकि नंबर का जो आंकड़ा था वो गड़बड़ा गया और उसके बाद से जनता कर रही थी इंतजार। जी, जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था और लंबे मंथन के बाद मार्च 2015 में असंभव सा हुआ, पीडीपी भाजपा सरकार बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री का पद मिला बीजेपी को। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन होता है, कुछ महीने का स्टेलमेट, उसके बाद महबूबा सीएम बनती हैं। पर कुछ ही दिनों में कई मसलों पर पीडीपी और भाजपा में खटपट शुरू हो जाती है और इसका अंततः परिणाम क्या होता है? जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और हो रहा था चुनावों का इंतजार। 6 महीने के राज्यपाल शासन का अंत हुआ, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा और यह अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने तक प्रभावी रहा। सरकार ने तब कहा कि जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है, लद्दाख अलग है, एक यूटी है, जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है जिसमें आगे चलकर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और विधानसभा भी अलग होगी और होंगे इसके लिए सही समय पर चुनाव। बीजेपी के नेतृत्व में जब दूसरी एनडीए सरकार ने यह पहला बड़ा फैसला लिया 370 को निष्प्रभावी करने का 5 अगस्त 2019 को, तब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया था कि अब जम्मू कश्मीर के बेहतर दिन शुरू होंगे, योजनाओं को ज़्यादा व्यापक ढंग से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। साथ ही ये भी कि अब ये यूनियन टेरिटरी है, यानी गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में कमान होगी। जब यहाँ पर खांटी भाजपा नेता और मोदी मंत्रिपरिषद में 2014 से 19 के कार्यकाल में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को तैनात किया गया, तब भी ये समझ में आ गया था कि बीजेपी और केंद्र सरकार एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहती है, इसलिए परंपराओं से उलट किसी रिटायर्ड फौजी या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को कमान सौंपने के बजाय एक पॉलिटिशियन को वहां पर भेजा गया है। इन सबसे इतर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक कई सुनवाइयां भी पहुंची थीं और पिछले साल 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि कोर्ट चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने का निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले राज्य में चुनाव की तैयारियों का काम जारी था। परसीमन इसका एक हिस्सा था। 6 मार्च 2020 को एक परसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट आने के बाद मई 2022 में चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 90 कर दी गई थी। लद्दाख क्षेत्र की 4 सीटों के साथ पहले कुल 87 सीटें होती थी। परसीमन से जम्मू क्षेत्र की विधानसभा सीटें 37 से बढ़कर 43 हो गई थी और कश्मीर की 46 से बढ़कर 47। इन 90 सीटों में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई थी। इन 90 सीटों के अलावा उपराज्यपाल विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ये भी व्यवस्था की गई। यानी विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 95 होगी, इलेक्टेड 90 होंगे। कट टू 2024 विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ लड़ने आए। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। पिछली बार की तरह इस बार भी जम्मू डिवीजन में बीजेपी का प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक रहा। पिछली बार बीजेपी ने जम्मू डिवीजन की 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ी, बीजेपी की सीटें बढ़कर 29 हो गई। हालांकि आर्टिकल 370 हटने और विकास के तमाम दावों के बावजूद कश्मीर घाटी में पार्टी का खाता नहीं खुला। ऐसा क्यों हुआ, हमने पूछा एक्सपर्ट से। 370 हटा और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो है डाउनग्रेड किया गया यूपी में, ये दोनों चीजें जो है लोगों को पसंद नहीं आई और कहीं ना कहीं ये एक जज्बात से जुड़ा इशू बन गया। हालांकि 5 साल में बीजेपी ने काफी कोशिश की कि
नए कश्मीर का जो एक इमेज है वो बने, और जो डेवलपमेंटल काम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और टूरिज्म को लेके बात की कि टूरिज्म भी कितना बढ़ गया है। हालात जरूर ठीक हुए, स्टोन पेल्टिंग कम हो गई, खत्म हो गई, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट कम हुए, लेकिन लोगों को बीजेपी समझाने में नाकाम रही कि 370 जो है उनकी इज्जत से जुड़ा मसला नहीं, एक जो है फायदेमंद चीज नहीं, बल्कि एक श्राप है और एक धोखा है। और यही चीज जो है बीजेपी को कश्मीर में कुछ करने से जो है एक तो उसको रोक दिया, और दूसरी चीज जो वोट डिवाइड करने की कोशिश लोगों को लगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ये बात अच्छे से लोगों की तरफ ले गई कि बीजेपी रशीद को बाहर छोड़ दिया, बीजेपी अलग अलग तरीके से ए टीम, बी टीम, सी टीम के तरीके से वोट काटना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करना चाहती है, जम्मू में जीत के जो है जम्मू का सीएम बनाना चाहती है, फिर एक बार कश्मीर को जो है सजा देना चाहती है। तो जम्मू कश्मीर में इस बार एक और पार्टी की बहुत चर्चा थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP पार्टी के मुखिया शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद जेल में रहते हुए इस साल बारामूला से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उमर अब्दुल्ला को हराया था। इंजीनियर राशिद टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत मिली तो विरोधियों ने कहा ये बीजेपी की बी टीम है। राशिद की रैलियों में हजारों लोग पहुंच रहे थे। कई जानकार कह रहे थे कि AIP कश्मीर चुनाव में खेल कर सकती है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है। पर जब नतीजे आए तब क्या हुआ? सिर्फ एक सीट जीत पाए, वो भी इंजीनियर राशिद के भाई लंगेट से। इसकी वजह समझते हैं एक्सपर्ट से। जब तक इंजीनियर जेल में थे, इमोशन और सिंपैथी इनके साथ में थी। जो ही वो रिलीज हुए वो डिसिपेट हो गया, और उसकी वजह ये भी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जो इंजीनियर रशीद मैदान में आए हैं, इट्स अ डेलिबरेट प्लॉय ऑन पार्ट ऑफ दिल्ली टू फ्रैक्चर द मैंडेट। कहीं ना कहीं वो जो नैरेटिव है कि प्रॉब्ली ही इज बी टीम ऑफ बीजेपी कहीं रेजोनेट कर गया वोटर्स के साथ। इसीलिए हमने देखा कि जो इंजीनियर के भाई को छोड़कर कहीं पे भी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है वो नहीं जीत पाई। तो लंगेट उनका होम टाउन है, वहां से वो उनके भाई जीत पाए हैं, लेकिन जैसे उन्होंने दावा किया था कि वो उमर अब्दुल्ला को गांदरबल से हराएंगे, वो मुमकिन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि हम उमर अब्दुल्ला को बडगाम से हराएंगे, वहां पे भी उमर अब्दुल्ला जीत गए। तो वो जो उनकी कोशिश थी कि अब्दुल्ला मुफ्तीज को रिप्लेस किया जाए और नई पॉलिटिक्स को जन्म दिया जाए, वो नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों को लगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है वो मोर कॉन्क्रीट देन स्लोगन्स ऑफ इंजीनियर रशीद। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होता है और साल 2002 में 20 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, 2008 में 17 और 2014 में 12। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी उम्मीदों से बहुत पीछे रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन जम्मू संभाग की सीटों में गठबंधन के लिए लगभग सिफर सा रहा, एक सिंगल डिजिट पर सिमट कर रह गई। कुल 6 सीटें जीत पाई। कांग्रेस का आकलन किस हद तक गलत था? इससे समझिए कि इन 6 सीटों में जम्मू संभाग में उसको सिर्फ 1 सीट मिली, बाकी 5 सीटें कश्मीर में। जम्मू की सीट राजौरी सुरक्षित विधानसभा, जहां पर कांग्रेस के इफ्तिकार अहमद ने भाजपा के विनोद कुमार को लगभग 1400 वोटों से हराया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ग्राउंड पर फलीभूत हो पाने में असफल क्यों रहा? आला कमान के बीच साठगांठ हुई, पर ग्राउंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बात क्यों नहीं पनप पाई? ये वजह हमने पूछी पत्रकारों से। राहुल गांधी या उनकी टीम जो कैंपेन बीजेपी ने किया उसको मैच नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर जैसे राहुल गांधी ने सुरनकोट में एक रैली की, एक रैली उन्होंने कठुआ सामा में की, एक जम्मू में की। अब आप देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आते हैं, वो पीर पंचाल में 1 रात 2 रात गुजार के आते हैं, 8 हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद जाते हैं और रैलीज अटेंड करते हैं। दूसरी गलती जो कांग्रेस से हुई, उन्होंने ज्यादा फोकस कश्मीर पे रखा। हमने देखा कि राहुल गांधी ने उसी दिन सोपोर में इलेक्शन रैली को एड्रेस किया जिस दिन उमर अब्दुल्ला अपनी कैंडिडेट के लिए वहां पे सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह उन्होंने डूरू जो साउथ कश्मीर है वहां पे रैलीज की, जबकि कश्मीर में उनको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि या तो वो खुद जीते या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती। लेकिन जहां पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट था बिटवीन एनसी एंड कांग्रेस, वहां पे भी कांग्रेस ने बहुत इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ रैलीज, इन टर्म्स ऑफ कैंपेन। और जम्मू के बारे में दे वर कॉम्प्लिसेंट, दे वर ओवर कॉन्फिडेंट कि एक एंटी बीजेपी वेव है एंड दे कैन इजीली इन कैश। हमने देखा कि सबसे जो उनके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे चौधरी लाल सिंह उधमपुर से, वो हार गए हैं।
राहुल गांधी कोई नए नैरेटिव लेकर जम्मू के पास नहीं गए। वही उन्होंने कहा स्टेट हुड, जो ब्यूरोक्रेसी है बाहर की, हम चाहते हैं कि लोकल्स हो, लेकिन कोई कॉन्क्रीट रोड मैप नहीं उन्होंने दिया जम्मू के लोगों को। नतीजे आने के बाद जश्न, जो जहां जीता उसके लिए बीजेपी के कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने ये कहा, हरियाणा ने भाजपा सरकार को प्रोत्साहित किया है, जम्मू कश्मीर ने भी भाजपा को प्रोत्साहित किया है। यह आशीर्वाद हमें और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता को भी फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। मैंने विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों की चर्चा, बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है। ये 4 स्तंभ किसान, युवा, महिलाएं और गरीब। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम विकास को इन्हीं 4 धाराओं के, 4 स्तंभों के बलबूते पर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी चुनाव को लेकर प्रतिक्रियाएं आई, उन्हें भी सुन लेते हैं। जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को, भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। इस जनादेश की आपकी क्या व्याख्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जनता के आदेश को स्वीकार करिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही प्रत्याशा और अप्रत्याशित के बीच का खेल है, जो तमाम रणनीतियों, तमाम नारों, तमाम गुणागणितों को धता बताता है और अपने तय देता है जनादेश। इसलिए जब जब चुनाव होते हैं तब तब ललन टॉप आता है आपके बीच इस नारे के साथ, जिसका नाम है जय जनादेश। शुभ रात्रि।